विनोद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो इस वक्त विपक्ष की जो रणनीति है, क्या ये जो अडानी का मसला है, ये नरेंद्र मोदी के गले की हड्डी बन गया है? क्योंकि हम टीवी चैनल्स पे ये देख रहे हैं कि अमूमन जहां पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत एक्टिव रहते थे, बहुत वोसिफरस रहते थे, वो पूरी तरीके से इस डिबेट से पूरी तरीके से गायब है, या हम ये कह सकते हैं कि इस डिबेट से वो भाग रहे हैं। उनकी जगह कुछ प्रॉक्सी लोग आकर डिबेट कर रहे हैं। विनोद जी। देखिए, बात यह है कि ये मसला वो अडानी का मसला है, ये पहला ऐसा कंट्रोवर्सी है पूरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के, जो कि सीधा सीधा जो पावर सेंटर है बीजेपी के, उसके नजदीक फ्लेम्स को लेके जाता है। इसलिए नहीं कि वो संलग्न थे जो अडानी कर रहा था उसमें, इसलिए कि उनकी प्रॉक्सिमिटी अडानी के साथ बहुत है, भारतीय जनता पार्टी की इन जनरल और कुछ नेताओं की इन पर्टिकुलर। और दूसरी बात कि जहां तक विपक्ष का मामला है, विपक्ष तो इस मसले को उठाएगा, लेकिन सरकार देर इसलिए लगा रही है मेरी नजर में कि सरकार चाहती है कि कुछ पेशरफ्त हो जाए, सेबी के द्वारा कुछ पेशरफ्त हो जाए, आरबीआई के द्वारा कुछ वो उनकी बयानबाजी हो जाए, और जो स्टेटमेंट माननीय वित्त मंत्री की तरफ से आई है वो स्टेटमेंट भी। क्योंकि देखिए, जब मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन होगा तो उसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री को देना है। मोशन ऑफ थैंक्स एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए विपक्ष कोई भी मुद्दा उठा सकता है। ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बहस करनी है। जितने भी विस्तृत तौर पे मुद्दे हैं देश के समक्ष आज के दिन, उन सब पे विपक्ष उन मुद्दों को उठा सकता है, और उसके जवाब में माननीय प्रधानमंत्री को बोलना होगा। और इसलिए शायद प्रिपरेशन में देरी लग रही है। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो वहां भी मैं समझता हूं तैयारी की कोशिश है। देखिए, अगर बहस बहस हो जाती है पार्लियामेंट में आशुतोष, और उस बहस में किस किस साइड का पलड़ा भारी होगा, असली बात तो वो होगी, और किसके पास तर्क ज्यादा होंगे, किसके पास फैक्ट्स ज्यादा होंगे। तो देखना यह है कि इस बहस में कितनी तैयारी से कांग्रेस आती है और दूसरी विपक्षी दल आते हैं, और कितनी तैयारी से माननीय प्रधानमंत्री आते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कोई और बीजेपी का नेता इस मुद्दे पे बोलेगा, और उसके जवाब में जो विपक्ष उठाएगा उसके जवाब में प्रधानमंत्री, या हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर का भी इंटरवेंशन हो जाए, ये भी हो सकता है, हो जाता है कई बार। तो देखना यह है कि किस तरह से द थिंग्स पैन आउट एज दे से इन पार्लियामेंट। और रही बात बॉफर्स की, तो मैं समझता हूँ इट्स अ बैड पैरेलल। मेरी नजर में बॉफर्स का जो मुद्दा था, उस बॉफर्स सबसे पहले हेडलाइंस में आया स्वीडिश रेडियो के जरिए, और उसके बाद परस्पर, और वो स्वीडिश रेडियो के जरिए, और उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन कर चुके थे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से। आज के दिन किसी ने सरकार से रिजाइन नहीं किया है। आज के दिन कोई सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बैठकर कोई पनडुब्बी पे रिपोर्ट नहीं बनाई है। वो जो सीएजी थे उस वक्त के तत्कालीन हमारे मित्र थे, बड़ी हम इज्जत करते हैं उनकी, त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी जी, जो पहले होम सेक्रेटरी होते थे, उसके बाद सीएजी हो गए, उसके बाद वो एमपी हो गए, और उसके बाद गवर्नर हो गए। तो ऐसा कोई सीएजी तो हमको नजर आ नहीं रहा है जिसका इतना लंबा कार्यकाल होगा और इतने विभिन्न पदों पर रहेगा। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये अटपटी सी बात लगती है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में रहकर इतने बड़े डिफेंस डील का कोट अनकोट पर्दाफाश करें, और उसके बाद कोई पेशरफ, कोई कुछ निकले नहीं, और उसके बाद पदों पे पद मिलते जाए आपको। अब ऐसा हमें कोई नजर नहीं आ रहा आज के दिन। तो और दूसरा, उस वक्त का जो विपक्ष था उसमें बड़े कद्दावर नेता बैठते थे, और ये पूरे बॉफर्स की कंट्रोवर्सी को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का जामा पहना दिया गया था कि ये कांग्रेस पार्टी ने फौजियों के साथ धोखाधड़ी की है। ये इस तरह के सारे आरोप लगे थे, और तमाम विपक्ष ने
क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा था लोकसभा का, रिजाइन कर दिया था उसको। और उसके बाद सरकार बावजूद इसके कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, उन्होंने सरकार नहीं बनाई और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी वो बनने दी। तो ये पैरेलल गलत होगा आशुतोष मेरी नजर में। बाकी देखते हैं दूसरे मित्र क्या कहते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।